वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हम अपने केमिस्ट्री के सेक्शन को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में ऑलमोस्ट हमारी जो केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपना बायोलॉजी का सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। उसके अलावा जो मैटर है, पदार्थ है, उससे रिलेटेड जो कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से रीड से क्वेश्चन बने हैं, वो सेक्शन भी आज हम कवर करेंगे और इसी के साथ हम अपनी केमिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। देखिए, मैटर मैटर होता है, द्रव्य होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है पहले। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके अंदर मास होगा और जो कोई जगह घेरेंगी, जिनमें आयतन होगा, वो क्या है, वो मैटर है, वो द्रव्य है। और बेसिकली जो ये द्रव्य होते हैं वो तीन अवस्था में, 3 स्टेट्स में होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा अगर हाई लेवल पर बात करें तो 2 और अवस्थाएं होती हैं मैटर की, द्रव्य की। वो कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जो पदार्थ है, द्रव्य है, मैटर है, उसकी चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं या जो वस्तु है, उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा भी है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, अत्यधिक ऊर्जा वाले कण, जैसे जो सन के होते हैं, है ना। तो सन के जो पार्टिकल हैं वो किस स्टेट में है, वो प्लाज्मा की स्टेट में है। सेम ऐसे ही इन पार्टिकलों का जो प्लाज्मा की स्टेट के होते हैं, मैटर, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो याद रखेंगे, ये एग्जाम में बन सकता है। फ्लोरोसेंट बल्ब जो होते हैं वहाँ पर, और जो नियॉन साइन के बल्ब होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा के जो ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, वहाँ हमें वो पार्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मैटर की पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कमरा है, सपोज मानकर चलिए, तो इसमें 20 जन आ सकते हैं, है ना। तो 20 जन को भरने की जगह हमने क्या करा, यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 लोगों को भर दिया। जने तो बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन हमने 4 या 5 लोगों को ही इस कमरे में रखा। क्यों? क्योंकि हमें इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ही लो रखनी है। डेंसिटी किस पर निर्भर करती है? मास पर, द्रव्यमान पर। तो हमने इस कमरे का द्रव्यमान, जो इसके अंदर कण हैं उनका द्रव्यमान बहुत कम कर दिया। सॉरी, द्रव्यमान बोल रहे हैं, घनत्व पर। तो हमने यहाँ पर घनत्व जो है वो बहुत, डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम कर दी है। अब डेंसिटी कम करने के बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा घटाते चले जाएंगे। और इसी टेम्परेचर पर ये जो पार्टिकल, बहुत थोड़े से पार्टिकल रखे हैं, और जब इनको हम बहुत ज़्यादा ठंड में रख रहे हैं, तो यही स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बोस आइंस्टीन कंडेंस में होते हैं। इसमें क्या होता है, हम कूल करते हैं गैस को एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी एट वेरी लो टेम्परेचर। इतना ज़्यादा लो कि आप नॉर्मली नहीं कर सकते। तो इतने लो टेम्परेचर पर हम जो गैस होती है और जिसमें जो कण होंगे, वहाँ पर हमें डेंसिटी, जो घनत्व है, वो भी हमें बहुत ही कम रखना होगा। कि अगर एक कमरे में 6 पार्टिकल आ सकते हैं, तो हम उसमें सिर्फ 3 ही पार्टिकल रखेंगे और उसके बाद हम टेम्परेचर को लो करते जाएंगे। और वही स्टेट क्या होती है आपकी, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट होती है। उसके पार्टिकल वो यही कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इनके नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं। ठीक है। देखिए, ठोस तो आपको पता ही है। ठोस में क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल्स हैं ठोस के अंदर, तो वो बहुत पास पास होंगे, है ना, जिसकी वजह से इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा और गैस में तो ये बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए, बताइए घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सीधी सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल हैं तो घनत्व यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद घनत्व जो है वो यहाँ कम है। उसके बाद यहाँ घनत्व जो है वो और भी कम है। तो डेंसिटी भी याद रखिएगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैस में तो सबसे कम। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर हीट करूँगी, है ना, या मैंने क्या करा, ऊर्जा दी, तो हीट करने पर, है ना, उष्मा देने पर, सॉरी ऊर्जा निकल रहा है, उष्मा उष्मा देने पर क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल हैं, क्या वो एक्सपैंड कर पाएंगे, फैल जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो बहुत पास पास हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल हैं थोड़े दूर दूर हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब हीट देंगे हम उष्मा देंगे, तो यहाँ पर पार्टिकल फैलेंगे, एक्सपैंड करेंगे। और गैस में तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, बहुत ही तेज़ी से वो फैलेंगे। ठीक है, ये वाली बातें भी आपको इसमें क्या है, याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप याद रखिएगा। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए,
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उस पर जब कोई सॉलिड उस मिनिमम टेम्परेचर पर, उस न्यूनतम तापमान पर जब कोई ठोस पिघलकर क्या बन जाता है, तरल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो वही जो मिनिमम टेम्परेचर है वही आपका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, गलनांक। ठीक है, जैसे बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री, और केल्विन में बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा है, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सिंपली हम उसमें 273 जोड़ देंगे। तो 0 डिग्री में 273 जोड़ा तो आपका केल्विन में बन गया 273 केल्विन। तो याद रखेंगे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री से में क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू कर देगी। तो वही अवस्था जिसमें सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है, और उस मिनिमम टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। याद रखना मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सेम ही होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर ही जो वस्तु होती है वो फ्रीज होने लगती है। तो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वस्तु ठंडी होने लगेगी, फ्रीज होने लगेगी, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और वो भी आपका 0 डिग्री ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो 100 डिग्री होता है, जिसे हम सेल्सियस में बोलेंगे, और केल्विन में इसमें 273 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373। तो याद रखेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई तरल जो है वो भाप भाप बनने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा, तो वही जो टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर पानी उबलने लगेगा, वही होगा, उबलना मतलब भाप बनने लगेगा, तो वही टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है याद रखेंगे 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी जो है वो उबलने लगता है, कहने का मतलब पानी जो है अब वो भाप बनने लगेगा। तो 100 डिग्री, या फिर आपका पूछ सकता है केल्विन में, तो वो 370 केल्विन हो जाएगा आपका। तो समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट जिस पर पानी सॉलिड से लिक्विड बनने लगता है, मेल्ट होने लगा है, पिघलने लगा है। और बॉइलिंग पॉइंट जिसमें पानी जो है बॉयल होकर क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। तो समझ में आ गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा अब हम ये सारे पॉइंट बाद में समझेंगे, पहले अभी हमें इन डायग्राम को समझना होगा। ठोस समझ में आ गया, द्रव्य समझ में आ गया, गैस समझ में आ गया, ये इंग्लिश में भी है, ठोस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, जब हम ठोस से द्रव में किसी पदार्थ को कन्वर्ट करते हैं, जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। जैसे जो बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में है, फिर वो द्रव बन गई, पानी बन गई। तो जब ठोस से हम द्रव बनाते हैं तो उस प्रोसेस को इंग्लिश में तो बोलते हैं फ्यूज़न, और हिंदी में क्या बोलते हैं, संगलन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, संगलन, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्यूज़न। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो वो क्या होता है, फ्यूज़न। और जब लिक्विड से कोई वस्तु गैस में बदलती है तो वो क्या होता है, आपका वेपोराइजेशन। जैसे पानी भाप में बदल जाता है तो वो होता है आपका वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और यही क्वेश्चन रीट में पूछा भी गया था, वो अवस्था जिसमें जो कोई सब्सटेंस है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, वो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जो सॉलिड कपूर होती है ना, जब कपूर को हम जलाते हैं, कैम्फर बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, तो वो जो कैम्फर होती है वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है, वो गैस में बदल जाती है, आपने देखा ही होगा। तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना ही क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है, और लिक्विड से गैस क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम गैस से लिक्विड बनाते हैं, है ना, जो गैस है उससे हम जब लिक्विड बना रहे हैं तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जैसे बारिश के टाइम पर होता है ना। तो जो गैस है वो लिक्विड में बदल जाती है, जो भाप है वो वापस किस में बदल जाती है, बूंदों में बदल जाती है, और फिर वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो ये जो गैस से लिक्विड बनना है इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघनन बोलते हैं। उसके अलावा जब हम
लिक्विड से फिर सॉलिड बना लेते हैं, है ना। हम लिक्विड से, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में है, उसको फिर से हमने बर्फ़ बना दिया, तो वो क्या होता है आपका सॉलिडिफिकेशन होता है, जमना होता है। तो ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि जब ठोस से जब बना रहे हैं तो वो आपका संगलन है, और द्रव से गैस बना रहे हैं तो वो आपका वाष्पीकरण है, इंग्लिश में वेपोराइजेशन है, और संगलन को हम फ्यूज़न बोलते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस बना रहे हैं तो वो आपका सब्लिमेशन है या फिर ऊर्ध्वपातन है। जब हम गैस से लिक्विड बनाते हैं तो वो आपका संघनन होता है, जिसे हम इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। और द्रव से ठोस बनाना तो आपका क्या हो गया, जमना हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस डायरेक्ट गैस अवस्था में आ जाता है तो सिंपल सा वो आपका क्या है, ऊर्ध्वपातन है। बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी अब, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ पर यही लिखा है, आप स्नैपशॉट खींच लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिख लीजिएगा। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड, सॉलिड का गैस में या गैस का सॉलिड में बनना विदाउट गोइंग अंडर लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में ना परिवर्तन होकर सीधा गैस में जब बन जाता है तो वही आपका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा अब जो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं वो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। बाकी कोई कितने खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कि जो बॉइलिंग होती है, जो क्या कहते हैं हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक, इज़ अ बल्क फिनोमिनन। ये एक बल्क फिनोमिनन होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज टू द वेपर स्टेट। तो जो सारे पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड से किस अवस्था में बदलते हैं, मैंने बता दिया था बॉइलिंग में क्या होता है, जो द्रव होता है वो आपका भाप में बदलने लगता है। इवेपोरेशन इज अ, अच्छा यहाँ पर डिफरेंस बताया है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या होता है। देखिए बॉइलिंग जो होती है वो एक बल्क फिनोमिना होती है, मतलब सारा पानी जब तक भाप में नहीं बदलेगा, ठीक है, तो वो टेम्परेचर वहाँ पर चेंज नहीं होता। एक निश्चित टेम्परेचर पर ही जो बॉइलिंग है वो टेक प्लेस करती है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो बल्क फिनोमिना नहीं है, वो सरफेस फिनोमिना है। जो वाष्पीकरण होता है वो थोड़ा अलग होता है बॉइलिंग में। जैसे पानी आपने ज़्यादा जगह पर गिराया तो वो जल्दी सूख जाएगा, और कम जगह पर गिराया तो वो क्या होगा, जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऊपर के पार्टिकल हैं वही सब उठ के जाते हैं और नीचे के पार्टिकल रह जाते हैं। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, जब तक सारे पार्टिकल क्या होते हैं 100 डिग्री के टेम्परेचर, मतलब सारे पार्टिकल भाप में नहीं बदल जाएंगे तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा। ये चीज़ डिफरेंस है आपका बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। देखिए इसमें क्या होता है, हमें एक निश्चित टेम्परेचर देना होता है 100 डिग्री, तभी क्या होगा, वो बॉइलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता। वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे पानी पड़ा है तो सूर्य के आसपास की या जो आसपास के पार्टिकल हैं वहाँ से उसने एनर्जी ली, और वो एनर्जी इतनी इनफ हो गई कि उसने क्या करा, जो सरफेस पर पड़े हुए कुछ पार्टिकल थे उनको उठा दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गए, भाप में कन्वर्ट हो गए। बॉइलिंग में तो सारे पार्टिकल गर्म होकर बॉयल होंगे, लेकिन इवेपोरेशन में कुछ ही पार्टिकल जो है यहाँ पर जो ऊपर के सरफेस में है वही पार्टिकल उठकर जो है भाप में बदल जाएंगे, ठीक है। ये वाली बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है, और यही डिफरेंस होता है आपका बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। देखिए जो इवेपोरेशन होती है ये डिपेंड करती है, ये जो वाष्पीकरण होता है आपका, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, ये जो वाष्पीकरण होता है ये निर्भर करता है किस पर, सरफेस एरिया पर। देखिए सरफेस एरिया मतलब जो आपकी जगह है, जैसे मैंने बताया जब आप पानी को थोड़ी सी जगह में बहुत सारा पानी कर देंगे तो वो जल्दी से नहीं सूखेगा, लेकिन जब आप पानी को फैलाकर डाल देंगे तो वो आसानी से सूख जाएगा। तो इसका मतलब जो पानी है, इवेपोरेशन है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल फैल जाते हैं और वो बड़ी आसानी से अपने आसपास की एनर्जी को गेन करके भाप में बदल जाते हैं। लेकिन जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होंगे तो उसमें खाली ऊपर के पार्टिकल जो होंगे वही इवेपोरेट होंगे, और जिससे क्या होगा, नीचे का पानी जो है वो सूख नहीं पाएगा और वो जगह जल्दी से भाप में नहीं बदलेगी, ठीक है। वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी जो है इवेपोरेशन जो है वो होती है। और याद रखिए इवेपोरेशन के लिए कोई बहुत निश्चित टेम्परेचर नहीं चाहिए, जबकि जो बॉइलिंग होती है क्वथनांक में आपको एक बहुत ही अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है।
100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी आपकी जो है वो बॉइलिंग जो है वो शुरू होती है। ये जो इवेपोरेशन है, ये जो आपका वाष्पीकरण है, ये आपका डिपेंड करता है किस पर, ह्यूमिडिटी पर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। देखिए, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन का रेट है, वाष्पीकरण है, वो घट जाएगा। कैसे? देखिए, पानी में हवा के कणों में पहले से ही पानी है और ज़मीन पर भी पानी है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है उसको इवेपोरेट करने की। तो याद रखेंगे, जब ह्यूमिडिटी, जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन जो है वो आपका कम हो जाता है। तो ये सारी, देखो, विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। जब कैसे विंड स्पीड पर, हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो जल्दी से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। कहते हैं ना, जब हवा चल रही होती है कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, चाहे आपका ठंड का मौसम ही क्यों होता है। तो जो इवेपोरेशन है वो स्पीड पर भी मैटर करती है। जितनी ज़्यादा विंड, हवा होगी, उतनी ही जल्दी वो सूख जाएंगे। और सरफेस एरिया पर तो आपने देख ही लिया, जैसे आप कपड़ों को सिकोड़ देंगे तो वो जल्दी से नहीं सूखेंगे, जितना उनको फैलाकर सुखाएंगे वो उतनी जल्दी ही सूख जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी वैसे इतना यहाँ से पता नहीं, हो सकता है वैसे आ जाए 50-50, या कुछ नहीं कह सकते, पर यहाँ से चांसेस कम है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वथनांक होता है और जो वाष्पीकरण होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर, जब मैं सॉलिड से लिक्विड बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 0 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ से ये सॉलिड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पर होता है, 0 डिग्री पर। तो ये 0 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा। कब तक? जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। उसके बीच में जितना भी समय लग रहा है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में, तो उस बीच के समय में आप टेम्परेचर चाहें बार बार चेक करके भी देख लेंगे पानी के अंदर। जब वो सॉलिड से लिक्विड बनना है, ठोस से जब बनना है, तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा सॉलिड, पूरा का पूरा ठोस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये फिर टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है, 0 डिग्री ही क्यों रह रहा है जब तक सारा वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा? क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो उसके बीच में पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस में, वो क्या करते हैं, उनको एक एनर्जी चाहिए होती है, एक ऊर्जा चाहिए होती है, जिससे, ताकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा है, ताकि वो कम हो जाए और वो टूट जाए, और वो टूट कर किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जो चाहिए होगा तोड़ने के लिए, तो उसमें भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी जब ज़ीरो से पूरा का पूरा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है उन कणों में, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point। ये कह रहा है यहाँ पर कि हम 1 kg का सॉलिड ले लेंगे और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री के टेम्परेचर पर। तो जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और उस लिक्विड के कन्वर्ट होने में जितना समय लग रहा है और उस समय में जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, वही ऊर्जा क्या है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। संगलन क्या होता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये देखिए, गुप्त, लेटेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में ये होता है गुप्त, है ना। गुप्त ऊष्मा वही है जो ऊष्मा बीच में क्या हो गई है, पार्टिकल के अंदर स्टोर हो गई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है, वो 0 डिग्री ही रह रहा है। कब तक? जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। और उस बीच की स्थिति में जितनी भी मुझे हीट देनी पड़ रही है उस पूरे को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, वही हीट तो जाकर क्या हो गई, उन पार्टिकल में स्टोर हो गई है ना। तो वही जो गुप्त ऊष्मा है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरह से, तो वही आपकी जो होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसकी मात्रा जो 1 kg का ठोस हमने ले लिया है, और उसको जब हम बॉयल कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, और वही आपकी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। और मुझे लगता है ये अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इस बार क्या है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे पानी है,
लिक्विड है 100 डिग्री पर वो बॉयल करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो 100 डिग्री ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो उस बीच में जो जितनी भी एनर्जी थी वो स्टोर हो गई उन पार्टिकल में। और वही जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या है? वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। उसे हम बोलेंगे क्या? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और इसमें भी हमने यही करा कि हमने 1 kg का क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया, है ना, और उसको गैस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। और वो जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं होगा और उस बीच में जो एनर्जी है जो उन मॉलिक्यूल को चाह रही होती है कि ताकि वो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो टूट जाए और वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाए? भाप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक कि पूरा पानी भाप में ना बदल जाएगा। और उस समय जो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और वो जो ऊष्मा स्टोर हो रही है वही आपकी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वही आपकी गुप्त ऊष्मा है जो स्टोर हो रही है और जिसमें क्या हो रहा है? वो जो लिक्विड है पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। और पूरा फिनोमिनन मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है, ये भी अच्छे से समझा दिया है ना, कि कैसे सॉलिड से गैस बनता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी समझनी, क्योंकि यहाँ से रीट में क्वेश्चन बने हैं। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जो हमारा मिश्रण होता है उसको हम किस तरह से पृथक्करण उसका करते हैं। सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी, बस आपको आने चाहिए। एक नेक्स्ट क्लास में ना पहले मैं क्या करूँगी ना, इन जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी ताकि ये टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। सेपरेशन यूजिंग मैग्नेट, चुंबक के थ्रू सेपरेशन करना कोई बहुत ही सिंपल मेथड है। एक जो सब्सटेंस होगा जैसे उसमें चुंबकीयता शक्ति जो होगी वो नहीं होगी, दूसरे सब्सटेंस में होगी। तो फिर जो जो सब्सटेंस हमें अलग करना है वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा और वो उससे अलग हो जाएगा। दिस मेथड इज यूज व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक। एक एक जो सब्सटेंस है उसके अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है लेकिन दूसरे के अंदर नहीं है। तो जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो बाहर हो जाएगा। द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, सल्फर के पाउडर में आयरन की छोटी छोटी फिलिंग्स पड़ी हैं और जैसे ही मैं मैग्नेट लेके जाऊंगी सारी आयरन की फिलिंग जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगी। उसके बाद दूसरा मेथड होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। जैसे आपने देखा होगा वाष्पीकरण के मेथड से क्या होता है, जो सॉल्ट होता है वो पानी से अलग होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है वेपराइज हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट मतलब पानी यहाँ पर वेपराइज हुआ। सॉल्वेंट वो होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये बहुत पहले मैंने आपको अच्छे से केमिस्ट्री में समझा दिया है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे पानी ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर पानी वेपोराइज हो रहा है टू ऑब्टेन द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट वहाँ पर उसके अंदर पड़ा हुआ है कम अमाउंट में, जैसे नमक पानी में पड़ा हुआ है तो वो सॉल्यूट है। तो पानी भाप में बदल जाएगा और जो सॉल्ट है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस तरह से जो सेपरेशन करते हैं हम किसी सॉल्यूट का जो किसी पूरे सॉल्वेंट के अंदर पूरे मिक्सचर के अंदर पड़ा होता है और उसमें से जो हम सॉल्यूट को अलग कर लेते हैं, जैसे नमक को पानी में से अलग कर दिया क्योंकि पानी जो है वो आपका भाप बन गया। और यही मेथड जो है वो आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एग्जाम्पल देकर वो आपसे से पूछेगा कि कौन सा मेथड है यहाँ पर सेपरेशन का, तो आपको सेपरेशन का मेथड समझ में आना चाहिए, इनको रटना नहीं है। ठीक है। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक कण दो सब्सटेंस होते हैं, है ना। सेपरेशन जो हो रहा है वो दो सब्सटेंस में हो रहा है। तो एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं और एक के क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तो जब हम फिल्टर पेपर लगाते हैं तो होता क्या है, जो पतले पार्टिकल के सब्सटेंस है वो तो उसमें से निकल जाएगा, लेकिन जिसके पार्टिकल ज़्यादा मोटे हैं वो फिल्टर पेपर में अटक जाएगा और इस बेसिस पर हम उसमें से वो दूसरा सब्सटेंस क्या है, अलग कर लेंगे। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सॉलिड, क्योंकि वो सॉल्युबल होगा तो कैसे अलग होगा, इनसॉल्युबल मतलब पानी में अलग ही पड़ा होगा। जैसे पानी में अगर मैं कहूँ सैंड है ना, या फिर हाँ सैंड है आपकी, है ना, मृदा वो है आपकी रेत है। तो जब अगर हमें रेत को अलग कर रहा है पानी में से तो हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, सैंड के पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर पेपर पर लटक जाएंगे और जो पानी है वो बाहर वहाँ से चला जाएगा। जैसे या फिर आपकी कोई लकड़ी के छोटे छोटे कण हैं जो पानी में डले हुए हैं, तो पानी तो जो है फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो उसमें अटक जाएगा और फिल्टर पेपर से उसको फिर हम बाहर कर लेंगे। समझ में आया। उसके बाद एक मेथड आता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है,
सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इफ़ द सॉलिड पार्टिकल आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर देन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, सिंपल क्या कह रहा है। जैसे कोई ठोस के कण हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे दूध है, दूध के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा गोल गोल हम दूध को घुमाते रहते हैं, है ना। आपने मम्मी को देखा होगा दूध में से बटर निकालते हुए, है ना, दूध में से जो मलाई अलग निकल जाती है, तो उसमें क्या होता है, हम उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं, और घुमाने से क्या होता है, जो उसके अंदर के जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो दूध वाले होते हैं वो सेपरेट करते हैं बटर को फ्रॉम क्रीम, वो ऐसे ही करते हैं, उसको गोल गोल चक्री की तरह घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, और उसमें क्या होता है, जो ठोस कण हैं वो उस लिक्विड से क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। यदि ठोस कण बहुत छोटे होते हैं और एक फिल्टर पेपर से गुजारें तो ठोस तरल मिश्रण से अघुलनशील जो ठोस हैं को अलग करने के लिए, उस केस में जो ठोस तरल मिश्रण है ना, ठोस तरल मतलब जैसे मिल्क, ठोस तरल मिश्रण है, उसमें से जो अघुलनशील ठोस हैं जो उसमें मिक्स नहीं हो सकते, उन ठोसों को अलग करने के लिए हम कौन सी विधि यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर होते हैं, और उसको हम फिर क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके जो सॉलिड हैं उस लिक्विड के अंदर वो साइड में आ जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही हम वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ एक सॉलिड है, उसके अंदर पानी है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा, जिससे क्या हुआ, जो पानी है वो क्लोथ से अलग निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसमें सेपरेटिंग फनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, दो द्रव होते हैं और उन दोनों द्रवों की घनत्व जो है, डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पानी का घनत्व ज़्यादा है और उसमें अगर मैं तेल डाल दूँ तो उसका घनत्व कम होगा, तो जो तेल है ना वो पानी में तैरता रहेगा। तो ये दोनों जो लिक्विड हैं, ये दोनों जो द्रव हैं, ये दोनों आपस में घुल नहीं सकते, और ऐसे ही दोनों लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इमेजरेबल लिक्विड बोलते हैं। तो ऐसे दो इमेजरेबल लिक्विड को अलग करने की जो विधि यूज़ करी जाती है वो सेपरेटिंग फनल होती है। उसमें क्या होता है, जो हैवी लिक्विड होता है वो नीचे होता है और लाइटर लिक्विड ऊपर रहता है। तो इसमें क्या करता है, हम इसकी जैसे ही इस तरह से बंद है, इसको खोल देते हैं, तो होता क्या है, ये जो हैवी लिक्विड है वो इस तरह से यहाँ पर निकल जाता है, और जैसे ही हमें दिखेगा कि अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो हम उसको बंद कर देंगे, और जो लाइटर लिक्विड है वो अपना उस फनल के अंदर ही रह जाएगा। और ये होती है आपकी सेपरेटिंग फनल मेथड। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें नहीं जाना है, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पूछेगा एग्जाम में कि कैरोसिन से पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सेपरेटिंग फनल होगा। या फिर कोई भी ऐसे दो सब्सटेंस दे दें जो दोनों लिक्विड में हैं और दोनों एक दूसरे से घुल नहीं सकते, तो उनको हम सेपरेटिंग फनल से यूज़ करके अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, वो अलग अलग होगी। तो जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर रहेगा और भारी पदार्थ जो है वो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट मेथड आपका होता है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, ये प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधा गैस अवस्था में कोई सब्सटेंस जाएगा, तो वो आपका सब्लिमेशन में उसके अंदर सब्लिमेटिंग प्रॉपर्टी है। अब इसमें हम कैसे सेपरेशन करते हैं, देखिए होता क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर दो सब्सटेंस हैं। एक सब्सटेंस तो वो होगा जिसके अंदर सब्लिमेशन प्रॉपर्टी नहीं होगी, और एक वो सब्सटेंस होगा जिसके अंदर सब्लिमेशन प्रॉपर्टी होगी। और जैसे ही हम हीट करेंगे, होगा क्या, जो सब्लिमेशन वाला सब्सटेंस है वो तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा, और इस तरह से हम वहाँ पर सेपरेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया भी है, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट और एक आपका सब्लिमेबल सॉलिड है अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को अलग करना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम किससे अलग करते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। तो इसको हम अलग करते हैं प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन से। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सब्लिमेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, और ये जो होगा डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है वो उसमें एज इट इज़ रह जाएगा, और इस तरह से हम उन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। आप कहेंगे कि मैम कोई और सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आ जाएगा, नहीं, अगर एग्जाम में आया तो यही आ जाएगा। तो सब्लिमेशन वाला आप ये सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, या फिर आपको बोल देगा कि किसी में कैम्फर है, कपूर पड़ी हुई है ना, तो ये आपके नैप्थलीन की बॉल जो होती हैं, है ना, वो नैप्थलीन की बॉल जो होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा जहाँ पानी वानी होता है वहाँ पर डाल दी जाती हैं, ठीक है, तो वो नैप्थलीन की बॉल भी क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये सब सब्लिमेशन सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। समझ लीजिए ये मेथड क्या होता है। देखिए जैसे सपोज एक सॉल्वेंट है,
ये पूरा एक सॉल्यूशन है जिसमें ये बड़ा वाला हिस्सा जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। अभी एक सॉल्यूट की पेपर स्ट्रिप हमने इसमें लगाई जो डाई की है। डाई में अलग अलग कलर होते हैं। तो ये जो सेपरेशन मेथड है ना, ये डिपेंड करता है किस पर, सॉल्युबिलिटी पर, कि कौन सा सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के अंदर जल्दी से घुल जाएगा। और वही क्या है, अपनी प्रॉपर्टी पहले दिखा देगा। जैसे डाई है, डाई को जैसे ही हम उसका पेपर इसमें पानी के अंदर डालेंगे तो जो कलर जल्दी से पानी में घुलेगा वो एकदम से दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा कलर, इस तरह से पूरी जो है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, कलर की एक लेयर बन गई। तो ये क्या हुआ, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में अलग अलग है और जिससे इनकी लेयर क्या है, अलग अलग बन गई और हमें अलग अलग कलर जो हैं वो दिखाई दे गए। और यही मेथड क्या है, आपका क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है। तो बस ज़्यादा बहुत डिटेल में इसके नहीं जानना है, बस इतना ही याद रखना है कि डाई वाला एग्जाम्पल कि कैसे जो कलर हैं, आपने देखा भी होगा, पानी में कोई ऐसा पेपर डाल दें जो जिसमें बहुत सारे कलरों का मिक्सचर है, तो उसमें क्या होगा, जो कलर जल्दी सॉल्यूबल होगा उसके साथ जल्दी क्या करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, वो एकदम से आपको दिखाई देगा बड़े अमाउंट में, फिर दूसरा कलर दिखाई देगा। तो उस तरह से हमने अलग अलग कलर जो हैं वो अलग कर लिए और वही मेथड है आपका क्या, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड आता है आपका डिस्टिलेशन, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड में क्या होता है कि अभी तक हमने जो सेपरेटिंग फनल वाला मेथड था वहाँ पर हमने देखा था जो दो सब्सटेंस थे वो इमिजिएबल थे, मतलब दोनों लिक्विड जो थे वो आपस में घुल नहीं सकते थे। अब वो सब्सटेंस होंगे जो आपस में घुल सकते हैं, वो लिक्विड होंगे दोनों जो आपस में घुल सकते हैं, टू मिजिएबल लिक्विड। अब दो लिक्विड ऐसे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर जो आपस में पूरी तरह से घुले हुए हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा सब्सटेंस है और कौन सा दूसरा सब्सटेंस है। तो उस केस में आप जो दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं, मिजिएबल लिक्विड हैं, उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे। उनको सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता है डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है, वो दोनों जो सब्सटेंस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत अलग अलग होगा। और हम क्या करेंगे, उनको हीट देंगे। हीट करने से क्या होगा, सपोज एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री और एक सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री। आपने जब हीट करना शुरू किया तो 50 डिग्री जैसे ही आएगा तो ये जो सब्सटेंस है वो आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा, भाप में बदलने लगेगा। और एक हम नली लगा के क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, है ना। और जैसे ही आपका 80 डिग्री आएगा हम हीट देना बंद कर देंगे और वहाँ पर क्या होगा, ये जो दूसरा वाला सब्सटेंस है वो उसके अंदर एज इट इज़ रह जाएगा। और इस तरह से जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था वो सब्सटेंस डिस्टिलेशन के थ्रू उसमें से अलग हो गया। तो समझ में आया डिस्टिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। एसीटोन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पानी। तो ये जल्दी जैसे सपोज़ मैंने माना ये 50 डिग्री पर ही बॉयल करने लगेगा और पानी जो है वो 100 डिग्री पर करता है, तो ये जल्दी से भाप बनकर अलग निकल जाएगा और पानी जो है ना वो फनल के अंदर एज इट इज़ रह जाएगा। तो समझ में आया, ये डिस्टिलेशन होता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम से समझाया भी है, जैसे मिक्सचर ऑफ एसीटोन और पानी है और ये आपका डिस्टिलेशन फ्लाक्स है। और जैसे ही हम हीट कर रहे हैं तो हो क्या गया, थर्मामीटर हमने इसमें लगा दिया है ताकि हमें टेम्परेचर का पूरा पता रहे। और इस तरह से क्या हुआ, ये जो दूसरा सब्सटेंस है वो यहाँ आ जाएगा और जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर दूसरा सब्सटेंस भी वहाँ पहुँचने वाला होगा, हम उसको बंद कर देंगे ताकि जो दूसरा सब्सटेंस है वो एज इट इज़ पानी जो है वो वहीं पर रह जाए और जो एसीटोन है वो आपका बाहर निकल जाए। समझ में आया, कुछ इस तरह से हम जो है इस तरह का जो मेथड है इसको यूज़ करते हैं और जो अपना डिस्टिलेशन के थ्रू है दूसरा सब्सटेंस हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड, वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखिए दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सब्सटेंस वो होते हैं जैसे पानी है, पानी में मैंने नमक डालना शुरू करा और मैं नमक डालती जा रही हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उसमें और नमक नहीं डाल सकती, क्यों, क्योंकि वो सैचुरेशन की स्टेट में आ गया है। लेकिन अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम सॉल्ट डाल सकते हैं, मतलब उनमें और कैपेसिटी है सॉल्ट को होल्ड करने की, तो वो अनसैचुरेटेड हैं। लेकिन सैचुरेटेड वो हैं जिनमें और सॉल्ट है, आप पानी के अंदर ऑल सॉल्ट जो है वो नहीं डाल सकते, तो वो सैचुरेशन की स्टेट में आ गया है। क्रिस्टलाइजेशन में इसका यूज़ होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन मेथड विच इन्वॉल्व द प्रेसिपिटेटिंग ऑफ सॉइल क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सैचुरेट सॉल्यूशन ऑन कूलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मुझे शुगर के क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टल मतलब उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाएंगे और वो क्रिस्टल मैं कैसे प्राप्त करूँगी, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, पानी में मैं शुगर मिलाती जाऊँगी और उसको मैं टेम्परेचर पर वो भी कर रही हूँ, बॉयल भी कर रही हूँ, ठीक है।
तो होगा क्या, मैं उसमें शुगर मिलाती जा रही हूँ, मैं तब तक शुगर मिलाऊंगी जब तक कि वो सैचुरेशन की स्टेट में नहीं जाएगा। वो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब उसमें और शुगर नहीं डाली जा सकती। अब क्या करूँगी, मैं उसको थोड़े समय के लिए, या जब बहुत ज़्यादा बॉयल करते रहते हैं उसको अपना, फिर जब वो पूरी सैचुरेशन की स्टेट में आ जाएगा तो मैं उस बॉइलिंग को बंद कर दूँगी और उसको कूलिंग पर रख दूँगी, या फिर एज इट इज़ उसको थोड़े कम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी। और कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें से जो पानी है वो तो बाहर हो जाएगा कूलिंग से, और होगा क्या, वो जो क्रिस्टल हैं सॉलिड के, जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का मेथड होता है ये आपका क्रिस्टलाइजेशन, और मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं समझाया है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आने हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन क्या था, बता दिया मैंने, है ना। सैचुरेशन की स्टेट आ जाएगी। डिस्टिलेशन में 2 मेजेबल लिक्विड हैं, ये एग्जाम्पल याद रखना है, एसीटोन और वाटर का। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसके अलावा एक और होता है इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, और उसमें हम उस कोई और मेथड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम उनके बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पर कम है वो उन दोनों को हम अलग कर लेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा क्रोमेटोग्राफी, मैंने बताया कैसे डाई में जो रंग हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। सब्लिमेशन में तो बता दिया कि एक जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपका सब्लिमेशन शो करेगा तो वो गैस में बदल जाएगा और सॉल्ट उसमें एज इट इज़ रह जाएगा। सेपरेटिंग फनल में 2 आपके इमिजिबल लिक्विड हैं, एक हैवी लिक्विड है और एक आपका लाइट लिक्विड है, डेंसिटी का अंतर है। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में एक और एग्जांपल होता है ब्लड, जो ब्लड में से प्लाज्मा अलग होता है ना, आपने देखा होगा ये जो ब्लड वाली जो नलियाँ होती हैं उनको कुछ इस तरह से डिज़ाइन में लगाया जाता है, फिर उनको गोल गोल घुमाया जाता है जिसमें से जो प्लाज्मा है ना वो उनसे अलग हो जाता है, उनकी साइड में, नली की साइड में आ जाता है, और जो अदर पार्ट है ब्लड का वो अलग हो जाता है। तो ये भी जो प्लाज्मा ब्लड से अलग है ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन है। वॉशिंग क्लोथ है ना, ये सब अच्छे से समझा दिया है। बटर को क्रीम करना, तो जो सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल से क्या होते हैं, हमारे लिक्विड के साइड में आ जाते हैं। फिल्ट्रेशन तो बहुत ही सिंपल है ना, एक के कण ज़्यादा भारी हैं, एक के कण हल्के हैं। इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, जैसे सॉल्ट जो है, जो पानी है वो भाप बन गया, सॉल्ट उसमें रह गया एज इट इज़। तो ये सारे मैंने आपको सेपरेशन के मेथड बताए, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझाया। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन मैंने सारा कवर अप कर दिया, क्योंकि यहाँ से 100% चांस है कि आपका रीट में क्वेश्चन बने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बढ़िया स्कोर करें, एटलीस्ट 23+ तो आप स्कोर करें रीट में। तो ये आप कर लेंगे अगर आप सारी वीडियो देख रहे हैं। और बायोलॉजी का सेक्शन अब हम शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और आप रीट में बढ़िया सा स्कोर करेंगे। पेडागोजी के सेक्शन भी, जो सेशन होंगे वो भी मैं आपको दे दूँगी, ताकि आप ओवरऑल बढ़िया सा स्कोर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।